चल रहा था प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। क्या था हुक का नियम, ध्यान दो, बात नहीं। हुक का नियम देखिए, तो क्या था हुक का नियम, कहता है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, मतलब ये कि जब तक उसकी प्रत्यास्थता काम कर रही हो, है ना, अगर प्रत्यास्थता की सीमा खत्म हो गई तो वो कितना बढ़ेगा कितना घटेगा उसका कोई फिक्स नहीं है। पता चले कि अगर मान लो कि प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर ये बताता है कि लगाया गया प्रतिबल जो है, प्रतिबल जो है विकृति के क्या होती है, विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है ना। अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब यह है कि जिस रेशियो में प्रतिबल बढ़ाएंगे उस रेशियो में विकृति बढ़ेगी। मान लो कि अगर 5 न्यूटन का किसी तार पर अगर हम बल लगा रहे हैं तो तार में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। सपोज करिए कि 5 न्यूटन का अगर हम बल लगा रहे हैं तो तार में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है, तो 10 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितनी वृद्धि होगी, 2 सेंटीमीटर की। 15 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें कितनी वृद्धि होगी, 3 सेंटीमीटर की, है ना। तो ये प्रतिबल जो है विकृति के क्या है, अनुक्रमानुपाती है। लेकिन क्या कर रहा है शुरू में कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर। जब उसका प्रत्यास्थता का सीमा खत्म हो जाता है तो पता चले कि 5 न्यूटन लगाए तो 1 सेंटीमीटर बढ़ा, और फिर उसके बाद 6 न्यूटन लगा दिए तो 10 सेंटीमीटर बढ़ गया। क्या समझे। तो प्रत्यास्थता, इसलिए प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर ही इसको यूज में लाया जाता है। कौन सा नियम, हुक का नियम, कि प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति, है ना। तो प्रतिबल जब प्रोपोर्शनल हटाइएगा तो प्रतिबल बराबर कितना होगा, प्रतिबल बराबर एक प्रत्यास्थता गुणांक लेंगे जिसको ई से प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, तो ई गुणे कितना, विकृति। तो ई बराबर बता दो कितना हो जाएगा, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, है ना। तो इसका मतलब यह है कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लगाया गया प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। अब जैसे जैसे ये तीन प्रतिबल होते हैं और 3 विकृति, और इसका मतलब 3 जो है कि गुणांक होगा, और 3 गुणांकों को जैसे जैसे बदलते जाएंगे वैसे वैसे बदलता जाएगा। अब देखते जाओ, पहला क्या है तुम्हारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ध्यान देते जाइए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, है ना। तो कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर हर एक काम जो है किसकी, ये जितना प्रत्यास्थता का सारा फार्मूला गुण जो कुछ भी है वो प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर होना चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि जो काम तुम कर रहे हो, है ना, कहने का मतलब ये कि एक फार्म आया नौकरी वाला, 30 बरिस उसका एज मांगा है, अब 35 बरिस के हो तो फार्म कैसे भरोगे, नहीं भरोगे ना, है। 30 बरिस एज मांगा है तो 35 बरिस के हो तो फार्म क्या भर पाओगे। तो मेनली हमारा चैप्टर प्रत्यास्थता पर ही आधारित है, और सारी चीजें प्रत्यास्थता के लिए हैं। तो प्रत्यास्थता ही जब नहीं रहेगा तो उसको हम लगाएंगे कैसे, ये बताओ, लगा पाएंगे क्या। तो इसका मतलब है कि सारे फार्मूले उस प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर होंगे, प्रत्यास्थता खत्म होने के बाद नहीं होंगे, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहता है, पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य, पहला होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और पहला ही विकृति में क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक कि प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। बात समझ में आया, सिंपल बात है। तुम जान गए कि प्रतिबल बटे विकृति को जब हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को हम क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको किससे दिखाते हैं, गामा से। तो वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, है ना, अनुदैर्ध्य विकृति। बात समझ में आई। मानिए एक तार है जिसको यहाँ पर एक हैंगर से क्या किया गया है, लटका दिया गया है। मान लेते हैं इस तार का भार कितना है, अरे द्रव्यमान कितना है, यम है,
तो ये जैसे ही इसको लटकाओगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इस पर कितना लगेगा, mg लगेगा, जो कि इस पर लटकाए गए भार का काम करेगा, F बराबर mg। तो कुछ न कुछ इसके भार में, कुछ न कुछ इसकी लंबाई में क्या होगा, वृद्धि होगा। मान लेते हैं कि यह L लंबाई है, ठीक है, यह L लंबाई है, इसके ये भार जो इसको मिला है गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, डेल्टा L, और पूर्णतः लंबाई कितनी थी, L। तो हम कहेंगे विकृति बताओ कितना, डेल्टा L बटे L को हम क्या कहते हैं, विकृति, और इस पर लगाया गया बल कितना है, mg। अब मान लेते हैं इस काट का क्षेत्रफल जो है, इसको अनुप्रस्थ काट बोलते हैं, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम क्या मान लें, a, ठीक है। नीचे से उस तार का क्षेत्रफल ये वाला एरिया क्या मान लें, a, ठीक है। तो प्रतिबल बराबर बताइए क्या होता है, प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी F बटे A, यानी F बटे A। F का मान कितना है, mg, A का मान अगर त्रिज्या इसकी r है, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, प्रतिबल निकल गया। अब विकृति की बात करते हैं तो विकृति कितनी होगी, विकृति होगी डेल्टा L बटे L, ठीक। अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल, तो विकृति पता चला डेल्टा L बटे L होता है, ठीक। अब हमको निकालना है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यानी गामा बराबर कितना होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, यानी कि mg बटे पाई r स्क्वायर, ये अनुदैर्ध्य प्रतिबल आया है। अब विकृति कितना आया है, डेल्टा L बटे L, यानी गामा बराबर इसको ऊपर ले जाओ तो mg L बटे पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L, ये क्या मिला है हमारा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला, mgl बटे पाई r स्क्वायर डेल्टा L। L क्या है, तार की लंबाई, डेल्टा क्या, L क्या है, तार में वृद्धि, पाई r स्क्वायर तार का क्षेत्रफल, mg तार पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। क्लियर है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्लियर है। अब चलो देखते हैं कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है ना, ये हमको सिद्ध करना है, यहां पर हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। रबड़ की अपेक्षा स्टील क्या होता है, अधिक प्रत्यास्थ होता है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं एक रबड़ है और एक स्टील है, दोनों की लंबाई को क्या मान लिया गया, L, दोनों की लंबाई को क्या मान लिया गया, L, ठीक है। दोनों का भार भी उतना ही है, दोनों का द्रव्यमान को क्या मान लें, दोनों के द्रव्यमान को क्या मान लें, और दोनों को खूंटी पर टांग दीजिए, है ना, टांग दिए तो दोनों में वृद्धियां होंगी, इस पर भी बल लगेगा mg और इस पर भी बल लगेगा mg, ठीक है, इस पर भी बल लगेगा mg। ये रहा तुम्हारा रबड़ और ये रहा स्टील। हमको ये बता दीजिए कि दोनों पर mg लगा है, तो दोनों के बीच में जो है कि डेल्टा L, दोनों के बीच में जो है वृद्धि होगी। अब दोनों में वृद्धि हमको ये बताओ कि किस में वृद्धि ज्यादा होगी, किस में कम। रबड़ में वृद्धि ज्यादा होगी और स्टील में, जाहिर सी बात है, दोनों में तो अब सारा चीज सेम मान लिए, यम भी दोनों का सेम है, यल भी दोनों का सेम है, mg भी दोनों का सेम है, तो क्या वृद्धि भी दोनों का सेम होगा, ऐसा संभव है क्या। रबड़ का अधिक वृद्धि होगा और स्टील का कम वृद्धि होगा। तब मान लेते हैं कि इसमें वृद्धि डेल्टा R का हो गया और इसमें भी वृद्धि डेल्टा L R का हो गया, इसमें वृद्धि डेल्टा L S का हो गया। स्टील वाले को LS कर दिए और इसको L R कर दिए। बात समझ में आई ना। और ये भी पता चला कि डेल्टा L R इज ग्रेटर देन डेल्टा L S। जाहिर सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है कि रबड़ जब होगा स्टील से अधिक जो है कि बढ़ेगा, है ना, विकृति उसमें ज्यादा होगी, तो डेल्टा L R इज ग्रेटर देन डेल्टा L S। इतना क्लियर है, ये सारी बातें क्लियर है। हम क्या क्या माने हैं,
है ना। तो चलो रबड़ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालते हैं। y बराबर कितना था, अरे गामा बराबर कितना था, गामा r कर दें इसको, है ना। रबड़ का निकालते हैं गामा r। तो गामा r बराबर बता दीजिए कितना, mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल था ना। और दोनों की मोटाई सेम है तो ध्यान दीजिएगा दोनों की त्रिज्या भी क्या होगी, सेम ही होगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए लिखते हैं गामा r बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल होता है ना। तो रबड़ का ले रहे हैं तो क्या लेंगे, डेल्टा एल आर। ठीक, अगला लेते हैं वाई आर निकाले है ना। अब वाई एस निकाल, अरे वाई पढ़ रहे हैं, गामा एस है ना, गामा एस निकालते हैं। तो वो कितना हो जाएगा, mgl अब बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल एस। क्लियर है, क्योंकि इसमें वृद्धि कितनी थी, डेल्टा एल एस, इसमें वृद्धि कितना था, डेल्टा एल आर। अब दोनों को भाग दे दीजिए, दोनों को भाग दीजिए। तो गामा आर बटे गामा यस बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल आर, है ना। mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल यस, है ना। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, mgl से mgl कट गया और ये सब कट गया। इस डेल्टा एल एस को ऊपर भेजेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, गामा आर बटे गामा यस, ये डेल्टा एल एस ऊपर गया, डेल्टा एल एस ऊपर गया और डेल्टा एल आर नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है ना। ध्यान दो क्या कर रहा है, डेल्टा आर इज ग्रेटर देन डेल्टा, तो ये डेल्टा आर अधिक है ना, और डेल्टा एल एस, इसका मतलब है कि जिसका हर इधर का अधिक है तो इधर का भी हर क्या होगा, अधिक होगा। और अंश कम है तो इधर का भी अंश क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, है ना। चूंकि डेल्टा एल आर इज ग्रेटर देन क्या, डेल्टा एल एस, इसलिए हम क्या कहेंगे, ये बड़ा तो ये भी क्या, और ये छोटा तो ये भी छोटा, यानी गामा यस इज ग्रेटर देन क्या, गामा आर। यानी स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के प्रत्यास्थता गुणांक से अधिक है। आया ना अधिक, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक रबड़ के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से क्या है, अधिक है। इसलिए हम ये कहेंगे कि रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, रबड़ की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है। बात समझे कि नहीं, प्रत्यास्थता का गुण उसमें ज्यादा होता है, वह ज्यादा विरोध करता है तुम्हारे लगाए गए बल का। लोग प्रत्यास्थता को इस बात से नापते हैं कि वह कितना बढ़ता है, मेरी बात समझो, लेकिन इस बात से नहीं नापना होता है, नापना इस बात से होता है कि वह कितना विरोध करता है। क्या समझे, समझे ना। उस विरोध करने का जो गुण है कि विरूपक बल हटा लेने के बाद वह वापस उसको लेकर आ रहा है, उस गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं, न कि उसके बढ़ने के गुण को हम प्रत्यास्थता कहते हैं। बात समझे कि नहीं, इलास्टिसिटी, इलास्टिक जिसको बोलते हैं। लेकिन एक कॉमन सेंस में चलते चलते वो ऐसा हो गया है कि रबड़ को लोग ज़्यादा इलास्टिक कहेंगे और स्टील को कम इलास्टिक कहेंगे, कहेंगे ना। क्लियर है एकदम। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक चलें, बोलो जी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो इसमें कुछ खास नहीं है। अच्छा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे कोई प्रत्यास्थता गुणांक हो, सबका तो बीमा एक ही होगा, क्योंकि क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक। तो एक बार बीमा देख लीजिए। क्या है, गामा एस बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल ना, है ना। ठीक है, नहीं तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, गामा एस mg न्यूटन है क्या, बल है ना, तो mlt के पावर -2 न्यूटन का बीमा होता है। यल क्या है, बटे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का बीमा कितना होता है,
मीटर स्क्वायर, तो पाई का कोई भी मान नहीं, आर स्क्वायर का भी मान एल स्क्वायर, और डेल्टा एल का भी मान कितना होगा एल, तो ये एल से एल क्या हुआ कट गया, तो गामा एस बराबर मिला एम एल, ऊपर गया तो -1 टी के पावर -2। ये किसका बीमा मिला है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का नहीं, ये सबका बीमा यही होगा, क्योंकि अभी तुमको बताया गया था दाब का जो बीमा होता है ना, वही प्रतिबल का भी बीमा होता है, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही तो हम दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो प्रतिबल भी उसी को बोला जाता है, लेकिन अलग अलग तरीके से प्रतिबल लगाया जाता है, तो अलग अलग विकृतियां होती हैं, अलग अलग विकृतियों से अलग अलग ये बना हुआ है। आयतन अभिलंब प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपण प्रतिबल। क्लियर है, बोलो जी। आगे चलें, अगला है तुम्हारा अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल, इसको ये अगला है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक में कमी और ज्यादा किस में होगा, आयतन में। इसका मतलब उस पर अभिलंब प्रतिबल लगाया जाएगा, तो उसमें विकृति भी होगी, अभिलंब विकृति, या फिर उसको आयतन विकृति भी हम कह सकते हैं। अभिलंब प्रतिबल मतलब जो भी प्रतिबल लगेगा उसके लंबवत लगेगा। मान लीजिए एक कोई पिंड है, ठीक है, इस पर चारों ओर से एक अभिलंब प्रतिबल लगाया जाता है, जो मान लेते हैं क्या है, P है, ठीक है। इसमें कुछ खास है ही नहीं, परिभाषा वही देना है, लघु सीमा की प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर रॉबर्ट हुक के नियम के अनुसार, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर रॉबर्ट हुक के नियम के अनुसार अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सिंपल बात है। चाहे ये भी कह सकते हो कि अभिलंब प्रतिबल और अभिलंब विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ते माही क्या P इस पर दाब लगाए हैं, अभिलंब प्रतिबल इस पर कितना लगाया गया है, P। मान लिए हैं कि अभिलंब प्रतिबल इस पर कितना लगाया गया है, P। जब इस पर चारों तरफ से दाब लगाओगे तो बताओ आयतन घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। तो ये घट के मान लीजिए आयतन कुछ और हो गया। अब मान लीजिए कि कितना आयतन घट गया, डेल्टा V। इस पूरे का आयतन था कितना, V मान लेते हैं। तो हम पूछेंगे कि अभिलंब प्रतिबल कितना दिया है, कितना माना गया है, अभिलंब प्रतिबल को मानिए लिए हो कितना, P मान लिए हो। हम कहेंगे कि आयतन विकृति या अभिलंब विकृति बताओ, तो विकृति कितना, डेल्टा V बटे, यही होगा ना। लेकिन ध्यान दीजिए कि यह क्या हो रहा है, घट रहा है ना, इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि यह माइनस चिन्ह आपको बताएगा कि अभिलंब प्रतिबल लगा देने के बाद उसके आयतन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। चलिए, तो फिर वही बात, ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बीटा बराबर होगा अभिलंब प्रतिबल बटे क्या, अभिलंब विकृति, है ना। तो बोलो बीटा बराबर अभिलंब प्रतिबल का मान कितना, P अब बटे माइनस डेल्टा V बटे V, ऊपर कर दीजिए, यही है तुम्हारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, PV बटे माइनस ये डेल्टा V, माइनस यहाँ लगा दो, ठीक है। P का मान जो कुछ भी दिया रहे, तो में कुछ खास चेंज नहीं है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब अगला आता है संपीड्यता, है ना, संपीड्यता।
ध्यान देना, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनो। ये आयतन संपीड्यता नाम है, संपीड्यता मतलब जितना उसको तुम दबा सकते हो, ठीक है। संपीड्यता का मतलब कि कितना हद तक उसका आयतन आप कम कर सकते हैं। जितना ज्यादा आयतन कम करोगे उतना वो अधिक संपीड्य कहा जाएगा। कहा जाएगा ना, गैस सिलेंडर में 14 किलो गैस भरा जाता है, उसको क्या करके, संपीड्य करके उसको इतना दबा दिया जाता है कि वो द्रव रूप में बदल जाता है। आज सिलेंडर को कितनो गर्मी रहेगा, छुओगे ना ऊपर से तो ठंडा रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है ना? क्यों? क्योंकि उसको इतना ज्यादा दबा दिया जाता है, संपीड्य कर दिया जाता है कि वह ठंडा होकर किस रूप में बदल जाता है, द्रव रूप में। उसको हिलाओ, देखो हिलता होगा हल्का फुल्का, है ना? वो द्रव रूप, उसीलिए उसका नाम दिया जाता है ना LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसीलिए तो इसका नाम दिया जाता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। कारण क्या है कि वो बहुत ज्यादा संपीड्य होता है, उसको संपीड्य करके क्या कर दिया जाता है, द्रव बना दिया जाता है ना? अब सोचिए कि अब जैसे ही उस संपीड्यता से बाहर निकलेगा तुरंत वो अपना रूप धारण कर लेगा और गैस बन जाएगा। तो जिस चीज को अधिक से अधिक संपीड्य करके कितना कम कर सकते हो, कम जगह में उसको बैठा सकते हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संपीड्यता। जिसको जितना ज्यादा कम कर पाओगे उसकी संपीड्यता उतनी ही ज्यादा होगी, है ना? और जिसको जितने ज्यादा संपीड्य कर पाओ, अरे क्या बोलते हैं, जिसका आयतन जितना ज्यादा कम करोगे उसकी संपीड्यता उतनी ही ज्यादा होगी। इतना बढ़िया आयतन था और उसको दबा के इतना कर दिए, है ना? एक बार इतना बढ़िया आयतन था उसको दबा के इतने कर पाए, तो जो इतना किए होंगे उसकी संपीड्यता क्या है, अधिक है। तो एक बात समझना कि ये आयतन प्रत्यास्था गुणांक है ना, तो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मतलब कि प्रत्यास्था गुणांक जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ही विरोध करेगा। मेरी बात सुनो, हम ये क्या बताया हमने कि प्रत्यास्था गुणांक जिसका जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा ही विरोध करेगा। अब तुम सोचो कि एक, सपोज करिए, मान लीजिए कि एक का प्रत्यास्था गुणांक 5 है, एक का प्रत्यास्था गुणांक 7 है, ठीक है? तो तुम बताओ कि 5 वाला विरोध करेगा ज्यादा या 7 वाला? क्योंकि जिसका ज्यादा प्रत्यास्था गुणांक वो उतना ही ज्यादा तुम्हारे बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो हमको एक बात बता दीजिए कि 5 वाले को अधिक दबा पाओगे कि 7 वाले को अधिक दबा पाओगे? सोच के देखो किसको अधिक दबा पाओगे, 5 वाले को, क्योंकि ये तुम्हारा कम विरोध करेगा, ये अधिक विरोध करेगा। इसका मतलब ये समझ में आया, और जिसको जितना अधिक दबा पाओगे वो उतना ही संपीड्य होगा ना? इसका मतलब सीधा समझ में आ रहा है कि जिसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा उसकी संपीड्यता कम, और जिसका आयतन प्रत्यास्था गुणांक कम उसकी संपीड्यता, यानी एक दूसरे के इम्प्रोपोर्शनल हो गए क्या? यानी कि संपीड्यता बराबर होता है 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। एक फार्मूला को बताने के लिए इतना लेक्चर देना पड़ा है, समझे कि नहीं, है ना? तो संपीड्यता बराबर क्या होता है, 1/, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। जिसका जितना प्रत्यास्था गुणांक अधिक होगा उतना ही वो कम संपीड्य होगा, और जो जितना ही कम आयतन प्रत्यास्था गुणांक का होगा वो उसको उतना ही ज्यादा संपीड्य किया जा सकता है। बात समझे? एक रबड़ का गेंद है, एक स्टील का गेंद है। अभी हमने क्या बताया है कि स्टील रबड़ से अधिक प्रत्यास्थ होता है, बताया है ना? तो एक रबड़ का गेंद है, एक स्टील का गेंद है। अब तुम ही बताओ ना कि किसको ज्यादा दबा पाओगे, तो संपीड्य कौन ज्यादा कर पाओगे? तो रबड़ का प्रत्यास्था गुणांक कम था ना, तो उसको ज्यादा संपीड्य किए हो, और स्टील का प्रत्यास्था गुणांक ज्यादा था तो उसको नहीं दबा पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा विरोध ज्यादा करेगा। ठीक है, इधर ध्यान दो। बी और बीटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कहीं कहीं बीटा दिया है, कहीं कहीं बी, तो इसलिए ध्यान देना थोड़ा सा। इस आयतन प्रत्यास्था गुणांक को हम क्या बी से डिनोट कर रहे हैं, इसको किससे? बीटा से। कहीं कहीं बदल भी दिया है, इसको बी कर दिया है, इसको बीटा कर दिया है ना? तो इसको बीटा से डिनोट कर, इसको बी से डिनोट करेंगे, इसको बीटा से, संपीड्यता। आपको बात समझ में आई? तो बीटा बराबर 1/, बी हो जाएगा।
है ना, हमारा बीटा और बी में तो कौन अंतर नहीं बुझाता है। तो ठीक है, हाँ, तो क्लियर हुआ ये संपीडितता, ठीक है। अब मात्रक भी इसका उतना ही होगा, अब बीमा भी उतना ही होगा। चलो ठीक है, अगला है तीसरा है, हाँ बोलो। संपीडितता का बीमा पलट दो, अरे जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का बीमा होगा वही उसका पलट दीजिए, संपीडितता का बीमा हो जाएगा। एम एल के पावर -1 टी के पावर -1 था ना, 2 था, तो बदल दीजिए, m के पावर -1 एल टी के पावर 2 हो जाएगा। ये किसका बीमा हो जाएगा? संपीडितता का, है ना, m के पावर -1 एल के पावर 2। अगला चलें, ठीक है, अगला है दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक मतलब कौन सा है जी? तीसरा वाला है क्या, है ना, दृढ़ता गुणांक तीसरा वाला। चलो ध्यान दो, इधर इधर समझो, तीसरा वाला, तीसरा वाला में भी फिर वही बात, प्रत्यास्थता की सीमा के रॉबर्ट हुक के नियम के अनुसार, हाँ, स्पर्श रेखीय प्रतिबल और स्पर्श रेखीय विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक। ध्यान दीजिए, यहां से खींचा गया इसको बल F लगा के, है ना, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना था? A, ठीक है, इस A क्षेत्रफल पर कितना बल बगल से लगाया गया है ना, ये क्षेत्रफल है, ये A है, ऐसे बगल से ऐसे लगाया जा रहा है, तो इस A क्षेत्रफल पर बल F लगाया गया, तो स्पर्श रेखीय प्रतिबल बताओ कितना? F बटे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। कोई दिक्कत? चलिए, आज जैसा ही खींचे तो थोड़ा सा ये खींचा के ऐसे हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर थीटा। इसी थीटा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखीय विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति, स्पर्श रेखीय विकृति। तो जब ये बगल में थोड़ा सा हुआ है तो यहाँ पर ये देखो कुछ चेंज हुआ है, यहाँ से इतनी लंबाई हम इसको क्या मान लिए? यल, और यहाँ से जो चेंज हुआ है, लंबाई में वृद्धि हुई, उसको डेल्टा यल मानिए, चाहे यल मानिए, चाहे एक्स मानिए, जो कुछ भी मान लीजिए, है ना। तो tan थीटा बराबर कितना होगा तनी बताओ तो? एक्स बटे यल होगा, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स बटे यल, ठीक है। तो दृढ़ता गुणांक को ऐसे दिखाते हैं, इसको ईटा पढ़ते हैं, है ना, है, हाँ, श्यानता गुणांक का भी इसी से मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दीजिए, तो हुआ तुम्हारा कितना? स्पर्श रेखीय प्रतिबल अब बटे क्या? स्पर्श रेखीय विकृति। प्रतिबल कितना था? F बटे, अब विकृति कितना है? तो कितना होगा? F बटे ए थीटा। F बटे ए थीटा हुआ, जहाँ थीटा बराबर tan इनवर्स x बटे यल। ये रहा तुम्हारा दृढ़ता गुणांक। तो सब में है इसको ईटा, हाँ, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये?